नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। संगम नगरी प्रयागराज में त्रिवेणी पर न्यूज 18 के मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल से सनातन तक, वक्फ बोर्ड से यूपी के विभाजन तक और विपक्ष के आरोपों तक हर मुद्दे पर खुलकर बात की है। सीएम योगी ने न सिर्फ 2027 के लिए चुनावी तैयारियों पर रणनीति बताई, बल्कि नए उत्तर प्रदेश के नए विजन और नई पहचान की एक तस्वीर भी दिखाई। पूरे इंटरव्यू के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर दुष्प्रचार का आरोप लगाया, तो इसे लेकर अखिलेश यादव ने पलटवार भी किया। उधर आज उत्तराखंड में ऐतिहासिक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया, तो इंटरव्यू के दौरान सीएम योगी ने इसे लेकर दिलचस्प जवाब दिया। आज सीएम योगी के संदेश और उससे लेकर हुई सियासत पर करेंगे महाबहस। पहले ये रिपोर्ट देखिए। योगी का इंटरव्यू बेबाक, विभाजन पर सीधा जवाब। मुझे लगता है यूपी को यूनाइट रह करके ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए और मुझे लगता है इसी में उसकी ताकत भी है, इसमें उसकी पहचान भी है, उसका सम्मान भी है। बंटवारे और नकारात्मक राजनीति के लिए जगह नहीं है। आज कुंभ का तो यही संदेश होना चाहिए, सकारात्मक संदेश होना चाहिए। उत्तराखंड में यूसीसी लागू, योगी बोले यूपी में सब काबू। यूपी की कार्य पद्धति से कहीं आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है? आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी लागू हो चुका है। ये ऑलरेडी लागू है। समान नागरिक संहिता आज लागू हो गई है। वक्फ वर्सेस सनातन बोर्ड, योगी ने ढूंढ लिया तोड़। अयोध्या के लिए, काशी के लिए, प्रयागराज के लिए, संभल के लिए, हर एक जगह के लिए उनके दावे आने लग गए कि ये तो वक्फ की लैंड है। हम लोग देखने में सफल हुए कि इनके दावे गलत थे, इसलिए हमने कहा कि वक्फ बोर्ड को कोई माफिया बोर्ड मत बनाओ। तो जब पूरे भारत को कह देंगे कि ये हमारा वक्फ बोर्ड का है, तो बताओ कहां जाओगे तुम लोग? आज अपने घरों में बैठे हुए हिंदू जवाब दें। दुष्प्रचार पर योगी प्रहार, अब अखिलेश का पलटवार। किसी ने संविधान बदलने का दुष्प्रचार किया, किसी ने आरक्षण समाप्त करने का दुष्प्रचार किया, इसलिए आज के दिन पर उनका झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। जनता उनकी वास्तविकता समझ चुकी है। संभल सनातन सियासत, योगी ने सब साफ कर दिया। तो महाकुंभ का तो एक संदेश एकता से ही अखंड रहेगा ये दिन। और वक्त है महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की पूरी डिबेट। तो वो सवाल आपके सामने रख रहे हैं जो आज हम चर्चा में शामिल करेंगे। उत्तराखंड में यूसीसी, योगी क्यों बोले यूपी में ऑलरेडी लागू। यूसीसी वो मुद्दा है जहां सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर इसे लेकर बड़ी राजनीति होती रही है। विपक्ष के लिए हमेशा से ये एक मुद्दा रहा है, एक निशाने का सबब रहा है। वहीं सरकार आज के परिप्रेक्ष्य में इसको बहुत जरूरी मानती है। वक्फ वर्सेस सनातन बोर्ड, योगी ने ढूंढ लिया तोड़। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से संभल में सर्वे हुआ, वहां पर खुदाई चल रही है, जो वहां से मंदिर और उससे जुड़े हुए तमाम चिन्ह मिल रहे हैं। लगातार वक्फ बोर्ड और सनातन बोर्ड को लेकर तो बहस है ही। क्या यूपी सरकार ने उसका तोड़ खोज लिया है? दुष्प्रचार पर योगी प्रहार, कारगर अखिलेश का पलटवार। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर पलटवार भी किया है। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ आलोक अवस्थी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता दीपक रंजन जी हैं, सपा प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता एचएस रावत जी, हिंदू धर्मगुरु हाजी नजीम खान जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस शो पर। चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले आलोक अवस्थी जी, सवाल आपसे यही कि जो महा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सीएम योगी ने दिया है न्यूज 18 को, उसमें उन्होंने साफ किया है, जब उनसे यूसीसी पर सवाल पूछा गया, और मैं शुरुआत यूसीसी से इसलिए कर रही हूं क्योंकि आज उत्तराखंड में इसे लागू कर दिया गया। यह मुद्दे के रूप में चुनाव में आया, इसका ड्राफ्ट बना, इसे कैबिनेट ने पास किया, इसे विधानसभा ने पास किया और आज ही ऑफिशियली इसका पोर्टल लॉन्च के साथ पूरे उत्तराखंड में प्रभावी हो गया है। यूपी को लेकर जब सवाल पूछा गया तो मुख्यमंत्री ने क्यों कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो ये ऑलरेडी लागू है? देखिए, यूसीसी क्या कहता है, समान अधिकार सभी को मिलना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर का कानून सब पर लागू होगा और योगी जी की सरकार उसको कड़ाई से लागू कर रही है।
तो यहाँ पर अगर कोई किसी धर्म के विशेष को कोई अपना अगर कोई अपना धर्म के विशेष का कोई कानून लेके आता है तो यूपी सरकार के अंदर उसकी सुनवाई नहीं है। हम देश की संप्रभुता, देश की एकता, अखंडता और देश का जो संविधान है उसके अनुरूप ही हम काम कर रहे हैं। यही यूसीसी है। एक बात बहुत महत्वपूर्ण योगी आदित्यनाथ जी ने कही है कि एक है तो सेफ है, क्योंकि एकता से ही अखंड देश बनता है और देश अखंड रहेगा तो सुरक्षित रहेगा और जो सुरक्षा रहेगी समृद्धि अपने आप देश की आएगी। जाति मत पंथ और से जो है सब सुरक्षित रहेंगे और अराजकता फैलाने वालों को कानून के दायरे में हम रखते हैं। तो ये यूपी के अंदर जो है हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से हम चला रहे हैं। आज वहां देखिए एकता का महाकुंभ का समागम हो रहा है। करोड़ों हिंदू अपनी आस्था को वहां पर अपने पूरी करने के लिए उस स्थान पे आ रहे हैं और यह एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश के अंदर गया है। और आपने देखा होगा जो योगी जी ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, उसका परिणाम राजनीतिक रूप से हरियाणा और महाराष्ट्र में लोगों ने एक होकर के दिखा दिया कि अगर हम एक रहेंगे तो हमें कोई बांट नहीं सकता है और देश की एकता और अखंडता के लिए हम देश के नेता मोदी जी को और जो हमारे प्रदेशों में नेता उनको चुनते रहेंगे। ठीक है दीपक रंजन जी, लगातार चाहे यूसीसी का मुद्दा हो या यहाँ पर जो सर्वे की बात हो, समाजवादी पार्टी या विपक्षी दल इस पर निशाना साधते रहे हैं, लेकिन इस इंटरव्यू के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ काबू है, यहां ऑलरेडी ये लागू है। देखिए आस्था जी, ये सारी चीजें बेमानी है जब तक ये जातिगत जनगणना नहीं करा सकते। अगर आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से अगर ये किसी को सबल और प्रबल बनाना चाहते हैं या सरकार अगर हकीकत में इनकी मदद करना चाहती है या आस्था जी अगर कोई अफर्मेटिव पॉलिसीज या कोई पॉजिटिव पॉलिसीज अगर बनाना चाहते हैं तो विदाउट कास्ट सेंसस के ये संभव नहीं है। ये इस तरीके की बातें करते रहेंगे। देखिए रहा सवाल उत्तराखंड का, ठीक है उत्तराखंड में लागू हो गया। आज योगी जी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो ऑलरेडी लागू है, किसके ऊपर उन्होंने कटाक्ष किया क्या नहीं किया, इसका जवाब तो बेहतर वही दे सकते हैं या उनके प्रवक्ता दे सकते हैं। और देखिए रहा सवाल उसका आपका सनातन बोर्ड का या वक्फ बोर्ड का या संभल का, देखिए लखनऊ, आप ज्यादा दूर मत जाइए जी, सिर्फ लखनऊ ले लीजिए। आज यहाँ पर बाघ के 8 महीने से बाघ ने आतंक मचा रखा है, वहां के लोगों का जीना दुश्वार है, लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। उसके पच्चीन को तो आप खोज नहीं पा रहे हैं और आप 500, 700, 1000 साल पुराने पच्चीनों की खोजने की बात कर रहे हैं। आज लोग मौत के साए में जी रहे हैं आस्था जी, खौफ के साए में जी रहे हैं लोग, डरे हुए लोग, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, बच्चों का स्कूल बंद कर रखा गया है। आप समझिए इतनी तो लचीली सरकार है ये। लोग भाई उंगली उठा रहे बता दें कि जो बाघ यहाँ रहीमाबाद में जो है आतंक मचाया उसको पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया। इतनी टीम लगी हुई है, इतनी टीम, वन विभाग की टीम अलग लगी हुई है, हर विभाग की टीमें अलग लगी, पुलिस विभाग की टीम अलग लगी हुई है। बता दें आलोक भाई कि 8 महीने से जो बाघ पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, उसके पश्चिम बाघ तक आ गई है चर्चा। बोलिए। अब देखिए दीपक रंजन जी समाजवादी पार्टी के बहुत विद्वान प्रवक्ता है, कैसे सब्जेक्ट को उसको चेंज करके दूसरी दिशा में ले जाया जाए उनको अच्छी तरीके से आता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर सनातन का गुणगान अगर हो रहा है तो कष्ट क्यों है? आपके नेता स्वयं अखिलेश यादव जी जाकर संगम में डुबकी लगा करके आए और उन्होंने भी एकता और अखंडता की बात वहां पे करी है, सामाजिक समरसता की बात वहां पर करी है। तो आज आप उस बात को ना लेकर के आप दूसरे दिशा में जा रहे हैं। जो भी विभाग है, चाहे वन विभाग हो, चाहे वहां पे राजस्व विभाग हो, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। जो अगर बाघ का आतंक है तो उसका भी उपचार किया जाएगा। लेकिन प्रदेश की समस्या या देश की समस्या बाघ नहीं है। देश की समस्या क्या है? आतंकवाद। देश की समस्या क्या है? अराजकता। देश की समस्या क्या है? दंगाइयों को प्रश्रय, जो कि आपकी पार्टी खुलेआम देती रही जब आपको सत्ता मिली है। तो जब सत्ता में आपको मिली थी तो आपने जो उनको प्रश्रय दिया था, आज उसी का नतीजा है कि आप सत्ता से बाहर बैठे हुए हैं। जनता आपको नहीं चाहती कि आप दोबारा सत्ता में आए। आप लगातार 2 बार चुनाव हार चुके हैं, तीसरी बार फिर आपको हराएंगे। दीपक जी, उसके बाद में बाकी बड़े भाई आलोक अवस्थी जी के हिसाब से, ये इनके कहने के हिसाब से ये नहीं चाहते कि कोई जो है जीवित रहे या किसी की जान माल की रक्षा ना हो। ये तो कह रहे हो सब चीजें अलग हैं। आप देखिए ये जो धर्म है आस्था जी, ये लोगों की आस्था का विषय है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी गए, उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई और इसमें लेकिन आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की 2 बार की आपकी सरकार हो गई। जनता ने आपको जिसलिए चुना है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई के लिए आपको जनता चुना। उस संदर्भ में आप कोई बात नहीं कर रहे हो। आप घूम फिर करके आपकी डिबेट हिंदू मुस्लिम पे आ जाएगी, सनातन पे आ जाएगी। लेकिन कुंभ में हिंदू मुस्लिम का तो स्कोप नहीं है ना दीपक जी।
यहाँ तो सभी अब लोग आप साथ बताइए, में ये हैं, तो यहाँ किसी जाति आस्था का जी, स्कोप नहीं है, किसी आस्था जी पंथ का देखिए, स्कोप इसको नहीं है। अदरवाइज नहीं लेने की जरूरत है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज की तारीख में आस्था जी जो सरकारें चुनी गई हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लोगों की जो मूलभूत समस्या है उसको अगर हम नहीं उठाएंगे, अगर अब बाघ के लिए आप कह रहे हैं, हकीकत ये है कि अगर आप जानकारी लेंगे तो 8 महीने से बाघ के चिन्ह जो है रोज आता है कि बाघ ने इस मवेशी को खाया, इस बच्चे को जो है जान ले ठीक है। ली, लेकिन उस पर गंभीर नहीं है आस्था जी, सरकार। इस और विषय पे बात कर रहे हैं बात तो हो सनातन गई, की, वो बात दोहरा रहे हैं सनातन तो अपनी। देखिए हर आदमी की आस्था का विषय ठीक है। हमारे भी आस्था है, धर्म हमारी भी आस्था है, और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने धर्म की आस्था के लिए जो वहां पे डुबकी लगाई, तो ठीक उसमें है, अगर हम चलिए, उस लेकिन प्रश्न कुंभ को उठाते हैं, अगर लेकर हम उस पार्टी चीज को उठाते पॉलिटिक्स हैं, भी किसकी उसका सरकार कोई में जवाब कुंभ नहीं है कैसा आलोक था, भाई के पास। किस बजट में हो गया, क्या इंतजाम है क्या नहीं इंतजाम है, ये भी लगातार सियासी वार पलटवार का हिस्सा रहे। शीशपाल बिष्ट जी हमारे बीच में, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका रुख करते हैं। शीशपाल जी, उत्तराखंड पहला राज्य बन गया यूसीसी लागू करने वाला, यूपी में और यहां पर भी यूसीसी को लेकर काफी पॉलिटिक्स हुई है, पक्ष विपक्ष के बीच में बहुत गहरी बहस हुई है, उत्तराखंड में भी कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है, लेकिन आज ये लागू हो गया। पर एक बार फिर से बीजेपी सरकार का ये कहना है कि मौजूदा वक्त की जरूरत है, इससे बहुत सारी कुरीतियां कुप्रथाओं का अंत होगा, लेकिन आप आज भी कह रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। देखिए आशा जी, कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है कि यूसीसी संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार केंद्र सरकार का विषय है और पूरे देश में समान रूप से अगर ये लागू होता है तभी इसका कोई औचित्य है। और उत्तराखंड सरकार 3 साल से यूसीसी का जो गुब्बारा उड़ा रही थी, हम कह रहे थे कि जो राज्य की पूरी आबादी पर लागू नहीं हो रहा वो कैसा यूसीसी है, सरकार इसके बारे में कुछ नहीं कह पा रही थी। आज माननीय योगी जी ने उसका जो है उस गुब्बारे की हवा निकाल दिया और उन्होंने कह दिया कि यूसीसी की कोई जरूरत नहीं है, पहले से ही हमारा कानून सशक्त है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से कहती रही है देश का संविधान मजबूत है, देश का संविधान हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम है। भाजपा क्योंकि राजनीतिक नफा नुकसान के लिए सारे काम करती है। और जहां तक उत्तराखंड का सवाल है, आप देखिए अगर आपने जनजातियों को इससे बाहर रखा, 7 जिले उत्तराखंड में जनजातीय प्रभाव वाले हैं, अगर वहां पर ये लागू नहीं होगा फिर इस यूसीसी का क्या मतलब है, आप बताइए ना। यूसीसी का फायदा तभी है जब जनता को इसका लाभ मिले, और उत्तराखंड तो वैसे भी देवभूमि है, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। सरकार ये नहीं समझा पा रही है कि ये यूसीसी वो लाए किसके लिए हैं। और माननीय योगी जी ने जो संविधान की बात आज की है, जो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इसकी आवश्यकता नहीं है, उत्तराखंड में इसकी आवश्यकता नहीं थी। उत्तराखंड की जनता ने कभी यूसीसी की मांग नहीं करी। उत्तराखंड की जनता तो राजधानी गैरसैंण में बनाने की मांग कर रही है। यहाँ पर जो है, ठीक है शीशपाल जी, इस पर जवाब लेते हैं। 2 पैनलिस्ट और हैं हमारे बीच में, उनका रुख करेंगे। आलोक जी, देखिए ये कांग्रेस के प्रवक्ता गलत बयानी कर रहे हैं। योगी जी ने कहीं नहीं कहा कि यूसीसी की जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा यूसीसी हमारे प्रदेश में लागू है। तो आप उसको समझिए कि यूसीसी का जो संविधान है वो लागू है और उत्तराखंड राज्य ने इसको कानून बना के लागू किया है, उसका स्वागत करते हैं और पूरे देश में ये लागू होना चाहिए, हम इसकी मांग करते हैं। लेकिन जहां तक की बात है, आज आपके प्रदेश आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की बात मैं करता हूं, उन्होंने महाकुंभ के ऊपर जिस तरह का आज एक घटिया बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि वहां पर जो लोग जा रहे हैं उनके तो पाप कोई माफ नहीं कर पाएगा। 100 बार वो कुंभ में नहाए तब भी पाप माफ नहीं कर पाएंगे। यानी हिंदू आस्थाओं के केंद्र में जो करोड़ों हिंदू वहां पे जा रहा है, 40 करोड़ से अधिक हिंदू वहां पहुंचने वाला है, 12 करोड़ से अधिक हिंदू जा चुका है वहां पर। और खड़गे जी इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कब राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी जाने की बात कर रहे थे, कब जाएंगे? और खड़गे जी को जरूर लेकर जाए वहां डुबकी दिखाने। बिल्कुल, चर्चा जरूर ये थी कि बहुत जल्दी जा सकते हैं, लेकिन उनसे पहले अखिलेश यादव डुबकी लगाकर आ गए। शीशपाल जी, देखिए आशा जी, भारतीय जनता पार्टी को हमें सनातन सिखाने की आवश्यकता नहीं है। जिस पार्टी के नेता जिन्ना के मजार पे जाकर के सजदा करते हूं, काशी और अयोध्या जी में हजारों वर्ष पुराने सैकड़ों मंदिरों को विकास के नाम पर ध्वस्त करते हूं, शंकराचार्य जी का अपमान करते हूं, तो हमें क्या सनातन सिखाएंगे? और जो है प्रयागराज में डुबकी लगाने के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन भाजपा से सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं, भाजपा से पूछ के नहीं जाएंगे। भाई आप कौन होते हैं हमें आस्था सिखाने वाले? आप तो शंकराचार्य जी का अपमान करने वाले लोग हैं। आप तो जो है अपने हिसाब से जो है सनातन की व्याख्या करते हैं और जिन्ना की मजार पे कौन ठीक है। एच एस रावत जी हमारे बीच में, हिंदू धर्मगुरु, मैं उनको चर्चा में लाना चाहूंगी। रावत जी, कॉल को होल्ड पर रखा। लगता है कोई टेक्निकल दिक्कत है, उनकी आवाज नहीं आ पा रही, शायद म्यूट मोड पर हैं। रावत जी, आप अनम्यूट कर दीजिए, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है।
आस्था जी जी बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं बिष्ट साहब कि हमें सनातन सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने शंकराचार्य के ऊपर गौ हत्या आंदोलन में खून की नदियां बहा दी थी। ये वही लोग हैं। इन लोगों ने ही हिंदुओं को हाशिए पे लाके रख दिया था, तीसरे नंबर पे डाल के रख दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने गौ कसी के लाइसेंस दिए थे। ये वही लोग हैं कि जिन लोगों ने हिंदुओं के मंदिरों को अधिग्रहण किया और उनका चंदा कहीं ना कहीं ये हज हाउसों को बनवाने में और हज में कहीं ना कहीं सब्सिडी दिया करते थे। इनको क्या सनातन सिखाने की जरूरत है? ये तो सनातन के भारतीय लोग हैं। इन्होंने तो सनातन को बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इन लोगों की अगर बात होती ना तो ये पूरा की पूरा सनातन धर्म को अब तक खत्म कर देते। उनको कहीं का नहीं छोड़ने की। ये वही लोग हैं जो भगवान राम को कहते थे काल्पनिक हैं। इनको सनातन कौन सिखाएगा? ये तो सनातन के देवदूत हैं। ये तो इंद्र देवता हैं बिष्ट साहब तो, और इनके नेता भी बड़े देवता बने हुए हैं। इसलिए आस्था जी वो कहते हैं ना, वो छलनी तो बोले छाछ भी बोले जिसमें 36 छेद। यानी जिन लोगों ने सनातन का जितना नुकसान किया कांग्रेस ने, उसका कोई मुकाबला हो नहीं सकता, किसी युग में नहीं हो सकता जितना नजीम खान जी, वैसे तो कहा जाता है कि श्रद्धा या आस्था निजी विषय है, ये इंडिविजुअल है, ये एक व्यक्ति और भगवान या ईश्वर के बीच में है, पर इस पर राजनीति की गुंजाइश कहां बचती है? हाँ आस्था जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आस्था जी, हाँ आस्था जी, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे आस्था की बातें करी जा रही है, तो देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा मुल्क संविधान से चलता है, किसी की आस्था से नहीं चलता। और वही बात ये कि जिस तरीके से अभी उत्तराखंड में यूसीसी की भी बात हो रही थी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूसीसी आप लेकर आए, समानता के अधिकार की बात आप लोग करते हैं, लेकिन इसमें क्या है, जो वहां पे अनुसूचित जनजातियों को भी वहां पे इससे छोड़ दिया गया, बिल्कुल अलग कर दिया गया। और एक इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और मैं देख रहा था, इसमें लिव इन रिलेशनशिप वाली बात का जिक्र है। तो ये बता दीजिए आस्था जी, अगर कोई भी अगर लिव इन रिलेशनशिप में अगर लड़का या लड़के एक साथ रहता, अगर उनसे जो बच्चा होगा तो उस बच्चे के नाम क्या होगा कि सरकार की तरफ से कहा जाएगा कि इनको एक सेकंड नहीं, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, क्यों बच्चा होगा? ये कहां से सिचुएशन आप लेकर के आए? हाँ आस्था जी, मैं वही तो बात कर रहा था। अब उसके नाम दिया जाएगा कि हाँ जी ये बच्चा है, सरकार उसकी हेल्प करेगी बच्चे की, लेकिन उस पीरियड के अंदर मान के चलिए लड़का अलग शादी कर लेता, लड़की अलग कर लेती है, तो उस लड़के का भविष्य क्या होगा जो उस बच्चे का। और दूसरी बात ये, और बार बार जो यूसीसी में ये कहते थे, देखिए हम एक समुदाय के लिए लेकर आए जो 4 शादी करता है, 40 बच्चे करता है, इस तरीके का भ्रम फैलाया जा रहा है। इससे तो ये भी कहा जा रहा है कि हलाला और इद्दत जैसी जो कुप्रथाएं हैं उसके लिए भी एक यूनिफॉर्मिटी बन जाएगी, मतलब सब लोग एक लॉ के नीचे आ जाएंगे। हाँ आस्था जी, देखिए यहाँ पर मुस्लिम बहन बेटियों की बड़ी फिक्र हो रही है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुस्लिम बहन बेटियों के साथ हिंदू बहन बेटियों की भी फिक्र होनी चाहिए। क्योंकि देखिए एक देवदासी प्रथा चल रही थी, देवदासी में जो आज भी कुछ जो देवदासी वो अपने बच्चों को पिता का नाम नहीं दिला पा रही है। मैं अभी एक रिपोर्ट पढ़ा था, रिपोर्ट के आंकड़ों को सुन के पढ़ के मैं बड़ा अचंभे भी था। लेकिन प्रकाश डालिए जरा, प्रकाश डालिए, ये कौन सी प्रथा है? आस्था जी, नाजिम खान का पुलंदा बोलते हैं, टीवी पे आकर के इनको लगता है कि पूरे 24 घंटे की झूठ आकर के यहाँ पर उगल देते हैं। देवदासी प्रथा आपको पता है कब थी और कब खत्म हो गई है? देवदासी प्रथा की रिपोर्ट आप पढ़ रहे थे, कहां पढ़ रहे थे? फिर आप लिव इन रिलेशन की बात कर रहे हैं, उसमें कौन सी बुरी बात है? उन्होंने कहा है कि अगर इसको लिव इन रिलेशन में रहते हो तो माँ बाप को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी और आपको वो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कल को ऐसा ना हो कि लड़का लड़की को छोड़ दे या लड़की उठा करके उसके ऊपर बलात्कार का केस लगा दे और कहीं ना कहीं वो जेल में चला जाए। तो ये कि जो पहले से कानून बना हुआ है कोई, उस कानून को रिफाइन करना, सबके लिए बराबर करना, यूनिफॉर्म करना, आप इसको सिर्फ धार्मिक चश्मे से देखेंगे तो किसी के अंदर नहीं है लिव इन रिलेशनशिप, लेकिन गुपचुप तरीके से कुछ चीजें जो समाज के अंदर हो रही हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस जो निकल के सामने आ रहे हैं, कहीं क्राइम हो रहा है, कहीं हत्या हो रही है, कहीं आपने जिक्र किया कि बच्चे क्या फॉस्टर होम्स या अनाथालयों में रहेंगे, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और ऐसे भी केसेस हैं कि जहां लड़कियां या लड़के जब बाद में हत्या होती है तो उनके पेरेंट्स उनको ढूंढते हैं, उनको पता ही नहीं है कि कौन कहां है, किसके साथ रह रहा है, किसका इल्जाम किस पर लगाया जा रहा है, किसके खिलाफ एफआईआर हो गई, तो ये और फिर नए केसेस और नए इश्यूज बनते हैं। आस्था जी, आलोक जी, आस्था जी जो हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे डिबेट में, इनको पूछिए कि महिलाओं को आपके यहाँ दोयम दर्जे का नागरिक क्यों माना जाता है?
प्रॉपर्टी में हिस्सा देने का आप झूठ बोलते हैं। 25% कुरान में कहा गया है, आप झूठ लेकिन बोलते आप हैं। कोई प्रॉपर्टी में बच्चों को हिस्सा, आप लड़कियों को हिस्सा नहीं झूठ देते बोलते हैं। हैं। लड़कियों, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, बताइए आप यहाँ नहीं दिया जाता है। आप नहीं, महिलाओं आप- को नहीं, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हज पढ़ना नहीं, नहीं सुनिए, के लिए अलाउ नहीं महिलाओं का करते जितना हैं। सम्मान इस्लाम आप के अंदर महिलाओं होता को है। अकेले हज पर अरे जाने के लिए नहीं सुनिए, भेजते थे। महिलाओं का हमारी जितना सरकार ने उनको सम्मान जो है इस्लाम के अंदर उसको होता है भेजना भाई, शुरू आप किया है, इस बात को और क्यों महिलाओं बोल रहे को हैं 3 तलाक मगर दे करके इस्लाम के बेघर अंदर कर दिया जाता था, उनको इस्लाम हर्जा के खर्चा अंदर कुछ नहीं देते थे। शहजादिया का रूप हम क्या आज है? हमारी वजह से आज 3 शहजादिया तलाक माना पर जाता पाबंदी है, लगी है, इस्लाम की सजा शहजादिया। हो रही है ऐसे लेकिन लोगों आप लोग को, और सिर्फ महिलाओं को उनका हक दिलाया जा रहा है। झूठ बोलते हैं, भ्रम यूसीसी के फैलाएंगे अंदर सब। जो है संपत्ति और विवाद उसी जो होता है, सारा झूठ संपत्ति बोल में रहे हैं भाई, बच्चों आप महिलाओं झूठ का ठीक है। बराबर का अधिकार मिलेगा। आप लोग नहीं देते हैं महिलाओं को अधिकार, ठीक है। तो महिलाओं को अधिकार यूसीसी में मिलेगा। शीशपाल बिष्ट जी, जैसे शीशपाल बिष्ट जी, मर्दों को मिलता है, बताइए आप- अगर प्रॉपर्टी का राइट मिले, गोद लेने या देने के अधिकार वो भी डिफाइन किए जाएं, उस पे कोई कास्ट कम्युनिटी या उसका कोई अपना पर्सनल लॉ है उसका इफेक्ट ना होके एक यूनिफॉर्म लॉ का इफेक्ट हो, तो इसमें क्या बुराई है? नहीं देखिए आशा जी, भारतीय समाज में, हमारे देवभूमि के समाज में लिव इन रिलेशन जैसी कोई कल्पना नहीं है, इसको कोई मान्यता नहीं है, और कोई माँ बाप ऐसा नहीं चाहता कि शादी से पहले जो है उनके बच्चे सहवासी संबंध में रहे। सरकार जो है इस प्रकार की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहती है, इसको जो है संवैधानिक संरक्षण देना चाहती है। ये गलत है। हम एक जनता के बीच जाएंगे, नहीं, जनता को आलोक जी, जागरूक आलोक जी, करेंगे। मैं आप सबको एक सेकंड के लिए रोक रही हूँ। आलोक जी, मुझे एक बात बताइए, ये यूसीसी जो उत्तराखंड के अंदर आया है उसमें लिव इन रिलेशनशिप को जिस तरीके से कहा गया है कि पेरेंट्स की नॉलेज में डालना होगा, इससे ये मैसेज क्यों जा रहा है कि क्या सरकार इसको लीगलाइज कर रही है या इसको कोई लीगल मान्यता दे रही है? इसको इस तरह से देखा जा रहा है कि इसके बाद इसकी परमिशन मिल जाएगी, समाज में जो है एक बुराई और एक व्यभिचार फैल जाएगा। आलोक जी, इस विषय में माननीय उच्चतम न्यायालय अपना निर्णय दे चुका है, और उसी के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर ही राज्य सरकारें अपना कानून बनाती हैं। तो आपको पता है कि उच्चतम न्यायालय ने लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी हुई है, और उसके जो भी उसके कानूनी हकदार होंगे या जो भी उसमें उत्पत्ति होगी, उनके लिए कानून में अलग व्याख्या की गई है। मैं कानून का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मुझे मालूम है माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय है, उसके आधार पर ही राज्य सरकार अपना ये किस तरह से निर्णय ले सकती है, नहीं तो राज्य सरकार इस तरह का निर्णय नहीं ले सकती है। तो कानून जो बना है वो समाज के देखते हुए बना है और कानून के दायरे में बना है। मुझे लगता है उसमें गलतफहमी फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दीपक रंजन जी, अपने इंटरव्यू में यूपी के विभाजन को लेकर जब सवाल पूछा गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि ये भी एक बहस का विषय रहा है, कुछ सरकारें इसके फेवर में रही हैं और उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, विभाजन से काम नहीं होगा, विकास के विजन से काम होगा, उससे तरक्की होगी उत्तर प्रदेश की। देखिए आस्था जी, मैं आदरणीय रावत जी की बात में आना चाहता हूं। अभी इन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम को किसी ने काल्पनिक कहा या क्या नहीं कहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान के राज्यसभा सांसद श्री दिनेश शर्मा जी ने सीता मैया के लिए क्या कहा, माँ सीता को उन्होंने टेस्ट ट्यूब पे भी कहा या नहीं कहा। और जो इनके नरेश अग्रवाल है, जिनका बेटा इस टाइम आबकारी मंत्री है, उन्होंने क्या कहा था, वो निकाल दो, हमने तो निकाल दिया, अब निकाल दो, हिम्मत है तो आप निकाल दो ना, हिम्मत है निकाल, हमने तो निकाल दिया, हमने निकाल दिया, हमने निकाल दिया, आप हमने तो निकाल दिया, हिम्मत है तो निकाल दो ना, हमने तो निकाल दिया, हिम्मत नहीं है उससे फंडिंग हो रही, पैसा ले रहा उससे, पैसा मिल रहा है वहां से, आपकी सरकार को पैसा दे रही है, इसलिए आपने निकाल पा रहे हो, निकाल दो ना, हमने तो निकाल दिया। दिनेश शर्मा जी को निकाल दो, एक सेकंड, आप दोनों को मैं शांत कराना चाहूंगी। एक और अहम मुद्दे की तरफ लेकर के जा रहे हैं इस डिबेट को। एच एस रावत, एक सेकंड दीपक जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड को भी लेकर कहा कि इसको माफिया बोर्ड बनाने की कोशिश ना करे कोई। संभल से सनातन तक जब पूरा उनसे सवाल पूछा गया तो वक्फ बोर्ड को लेकर भी उन्होंने कहा, और आप जानते ही हैं कि देश में एक सनातन बोर्ड की मांग भी चल रही है और आज तो धर्म संसद भी हुई है प्रयागराज में। देखिए आस्था जी, वक्फ बोर्ड के लिए बिल्कुल माफिया बोर्ड बना हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ये बताइए, वैसे तो सच्चर कमेटी जो है वो ये बोलती है मुसलमानों की हालत खराब है, फिर मुसलमान लोग बोलते हैं कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो ज़कात है वो दान है वो दिया जाता है। इतनी कौन सी जमीन आ गई मुसलमानों के पास जो उन्होंने इतनी कि 9 लाख एकड़ जमीन दान में दे दी, मैं काउंटर करूंगा रावत जी को, जमीन दान में दे दी। कौन सा मुसलमान ऐसा जिसके पास जो उन्होंने दान के अंदर जी, देखिए रावत जी अभी बार-बार सरकारी जमीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं रावत जी आपसे 78% जमीन को जो सरकारी जमीन है जो भी ने कहा है सरकारी जमीन को हम वापस से दी, वो करेंगे।
और उसकी रिपोर्ट जो है उन्होंने दी है। एक सेकंड देखिए, लास्ट 1 मिनट का वक्त है मेरे पास, इस तरह क्लैश हो जाएगी। अच्छा रावत जी एक सेकंड, कोई काउंटर रखना चाहते हैं यहाँ पर नजीम जी, बोलिए, उसके बाद फिर आप जवाब दीजिएगा। बोलिए नजीम जी। हाँ आस्था जी, देखिए मैं रावत जी से बड़े विनम्र के साथ ये पूछना चाहता हूँ, आपको वक्फ बोर्ड की जमीन तो दिखाई दे रही है, लेकिन आश्रम के पास कितनी जमीन है थोड़ा सा बता दीजिए, मठ के पास कितनी जमीन है वो भी बता दीजिए। रावत जी ठीक है नजीम जी, मीडिया पॉइंट। रावत जी बोलिए। आश्रमों के पास तीसरे नंबर की जमीन नहीं है, स्कूल बने ये पहले नंबर पर रेलवे और आर्मी है और तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड। आश्रम की जमीन के बारे में तो आश्रमों के पास भी बहुत होनी चाहिए। ठीक है, बात सुनिए एक दूसरे की, ऑडियो क्लैश होगा तो आपकी बात नहीं जा पाएगी। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे, बोलिए बिष्ट जी। आशा जी, मैं एच.एस. रावत जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। वो जो है गो माता पे और शंकराचार्य जी पे बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं पूछते कि 250 करोड़ रुपया इलेक्ट्रोल बॉन्ड में जो है बीप कंपनियों से आपने चंदा चलिए, ये मुद्दा आपने लोकसभा चुनाव के दौरान भी उठाया था, और जो उसके दानदाता हैं वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि बहुत सारी पार्टीज को चंदा देते हैं, वो लिस्ट भी पूरी पब्लिक डोमेन में है। बहरहाल वक्त इजाजत दे रहा है, शो को यहीं वाइंड अप करना है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में आने के लिए। तो इंटरव्यू के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर दुष्प्रचार का आरोप लगाया, तो उसे लेकर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है। तो वहीं उत्तराखंड में ऐतिहासिक यूसीसी लागू हो गया है। अपने इंटरव्यू के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने लेकर इसे दिलचस्प जवाब दिया। महाबहस में इतना ही, खबरें जा रही हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।